MST मेननेट सक्सेसफुली लाइव है, डाओ पोर्टल लाइव है, डाओ स्टेकिंग शुरू हो चुकी है, कम्युनिटी ऑनबोर्डिंग चल रही है, लेकिन ऑफिशियल डाओ गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन अभी शुरू नहीं हुई है। एक्सपेक्टेड रोड मैप के मुताबिक नवंबर तक 21 वैलिडेटर नोड्स एक्टिवेट होने की प्लानिंग है। इसी पीरियड में फर्स्ट हैल्विंग भी एक्सपेक्टेड है। इन दोनों माइलस्टोन्स के बाद ऑफिशियल गवर्नेंस पॉलिसीज रिलीज होंगी और फिर डाओ गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन का ऑपरेशनल फेज शुरू होगा। इसलिए आज का सेशन फ्यूचर गवर्नेंस को समझने के लिए है, ताकि जब गवर्नेंस ऑफिशियली इंप्लीमेंट हो तब हम सिर्फ देखने वाले ना रहें, बल्कि समझने वाले और रेस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट्स बने। ब्लॉकचेन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होता, ब्लॉकचेन एक कम्युनिटी होता है, और जब कम्युनिटी बढ़ती है तब गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। इसी गवर्नेंस मॉडल को हम डाओ कहते हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि डाओ क्या है और एमएसटी ब्लॉकचेन किस डायरेक्शन में अपना गवर्नेंस इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि सेशन के एंड तक डाओ आपके लिए सिर्फ एक टेक्निकल वर्ड नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रैक्टिकल और क्लियर कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि डाओ एक्चुअली होता क्या है। डाओ का फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ट्रेडिशनल कंपनीज में इंपॉर्टेंट डिसीजंस जनरली सीईओ, मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। मतलब डिसीजन मेकिंग कुछ लोगों तक लिमिटेड होती है। ब्लॉकचेन का मॉडल अलग है। ब्लॉकचेन को सिर्फ एक कंपनी मेंटेन नहीं करती, वैलिडेटर्स नेटवर्क को सिक्योर करते हैं, डेवलपर्स टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं, कम्युनिटी इकोसिस्टम को ग्रो करती है, यूजर्स उसे अडॉप्ट करते हैं। तो जब ब्लॉकचेन को इतने लोग मिलकर सपोर्ट करते हैं, तो गवर्नेंस में भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है। इसी फिलॉसफी का नाम डाओ है। डाओ का मतलब ये नहीं कि हर कोई जो चाहे वो कर सकता है। डाओ का मतलब है गवर्नेंस प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग चले, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, हर इंपॉर्टेंट एक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो, और इम्प्लीमेंटेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हो। इसी वजह से डाओ को ट्रांसपेरेंट और ऑटोनमस गवर्नेंस मॉडल कहा जाता है। ब्लॉकचेन में ट्रस्ट किसी इंडिविजुअल पर नहीं होता, ट्रस्ट सिस्टम और कोड पर होता है, और डाओ इसी ट्रस्ट को और स्ट्रांग बनाता है। अब एक कंपैरिजन करते हैं, ट्रेडिशनल गवर्नेंस और डाओ गवर्नेंस में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड होती है, पॉलिसीज ऊपर से नीचे आते हैं। कई बार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पब्लिक नहीं होता, लेकिन डाओ इकोसिस्टम में ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग होता है। यहाँ गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क के थ्रू चलती है, रूल्स प्रीडिफाइंड होते हैं, गवर्नेंस एक्शंस ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होते हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव्ड डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं। इसीलिए ब्लॉकचेन में ट्रस्ट किसी इंडिविजुअल पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब डिसऑर्डर नहीं होता, डाओ का मतलब कंप्लीट फ्रीडम भी नहीं होता। डाओ का मतलब रेस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन होता है। रूल्स सबके लिए सेम होते हैं, ट्रांसपेरेंसी सबके लिए सेम होती है, और गवर्नेंस इकोसिस्टम स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऑपरेट करता है। इसी वजह से दुनिया के बहुत सारे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स ग्रेजुअली डाओ मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल साइड को समझते हैं। मान लीजिए फ्यूचर में गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन का फेज शुरू हो गया और आप डाउ इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा?
सबसे पहले ब्लॉकचेन को वेरीफाई करना होगा कि पार्टिसिपेट करने वाला मेंबर जेन्यून है। इसी पर्पस के लिए MST DAO एक सिक्योर वेब3 पोर्टल का यूज करता है। ये पोर्टल सिर्फ लॉग इन करने के लिए नहीं है, ये पार्टिसिपेंट और ब्लॉकचेन के बीच एक सिक्योर गेटवे की तरह काम करता है। इस पोर्टल के थ्रू सिस्टम गवर्नेंस पार्टिसिपेशन के बेसिक पैरामीटर्स वेरीफाई करता है। इस स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है, मिनिमम 200 MSTC वैलेट थ्रेशोल्ड। इस पॉइंट को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि 200 MSTC से कम टोकन होल्डर MST कम्युनिटी का मेंबर नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि गवर्नेंस ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, हर गवर्नेंस इकोसिस्टम कुछ एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स डिफाइन करता है ताकि गवर्नेंस प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड रहे, स्पैम पार्टिसिपेशन अवॉइड हो और इकोसिस्टम क्वालिटी मेंटेन रहे। करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से 200 MSTC गवर्नेंस पार्टिसिपेशन के लिए एक एलिजिबिलिटी पैरामीटर के रूप में मेंशन किया गया है। ऑफिशियल गवर्नेंस पॉलिसीज रिलीज होने के बाद इसका कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रेमवर्क कम्युनिटी के सामने क्लियर किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं, प्रिपरेशन फेज को समझ रहे हैं, और जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतनी ही स्ट्रांग गवर्नेंस फ्यूचर में बनेगी। अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है वैलेट कनेक्ट। ब्लॉकचेन की दुनिया में वैलेट सिर्फ टोकन स्टोर करने की जगह नहीं होता, वैलेट ही आपकी ब्लॉकचेन आइडेंटिटी होती है। इसीलिए ब्लॉकचेन सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है, उसके बाद ही गवर्नेंस रिलेटेड फीचर्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ एक बहुत कॉमन डाउट आता है, कई लोग पूछते हैं, सर वैलेट कनेक्ट करते ही क्या मेरे टोकन्स किसी और के कंट्रोल में चले जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। वैलेट कनेक्ट और टोकन ट्रांसफर दोनों अलग चीजें हैं। वैलेट कनेक्ट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई करता है कि वैलेट का असली ओनर लॉगिन कर रहा है। इस प्रोसेस में ना प्राइवेट की शेयर होती है, ना वैलेट का ओनरशिप ट्रांसफर होता है, ना ही एसेट्स किसी और के कंट्रोल में जाते हैं। इसी वजह से इस प्रोसेस को 100% नॉन कस्टोडियल ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। नॉन कस्टोडियल का सिंपल मतलब है एसेट्स का कंट्रोल हमेशा ओनर के पास ही रहता है। पोर्टल में ब्रिज की वैलेट, वैलेट कनेक्ट और सेफपाल वैलेट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। पार्टिसिपेंट्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सपोर्टेड वैलेट कनेक्ट कर सकते हैं। इस स्लाइड में एक और लाइन लिखी है, एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ टोकन ओनरशिप। इसका मतलब है ब्लॉकचेन सिक्योरली वेरीफाई करता है कि वैलेट में जो MSTC एसेट्स हैं उनके एक्चुअल ओनर आप ही हैं। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद गवर्नेंस के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरली रिट्रीव की जाती है। यानी वैलेट कनेक्ट का ऑब्जेक्टिव एसेट्स लेना नहीं है, ओनरशिप वेरीफाई करना है। इसी सिक्योर ऑथेंटिकेशन की वजह से वेब3 सिस्टम्स ट्रेडिशनल यूजर नेम पासवर्ड मॉडल से अलग और ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं। अब मान लीजिए आपका वैलेट सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद पार्टिसिपेंट के लिए डाओ पोर्टल का डैशबोर्ड एक्टिव हो जाता है। ये सिर्फ एक लॉगिन स्क्रीन नहीं है, पार्टिसिपेंट और ब्लॉकचेन के बीच एक सिक्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश होने का इंडिकेशन है। अब पार्टिसिपेंट गवर्नेंस इकोसिस्टम के अवेलेबल फीचर्स को एक्सेस कर सकता है, जैसे स्टेकिंग, डेलीगेशन और फ्यूचर में गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन के बाद गवर्नेंस रिलेटेड एक्शंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, गवर्नेंस टोकन। ब्लॉकचेन की दुनिया में
टोकन का यूज सिर्फ बाइंग और सेलिंग के लिए नहीं होता। कई ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में टोकन गवर्नेंस पार्टिसिपेशन का भी बेस होता है। एमएसटी डाओ के कॉन्टेक्स्ट में एमएसटीसी इकोसिस्टम का नेटिव यूटिलिटी टोकन है। फ्यूचर गवर्नेंस फ्रेमवर्क में इसी टोकन के बेसिस पर पार्टिसिपेशन को ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग की गई है। इस स्लाइड में एक कंप्लीट गवर्नेंस फ्लो दिखाया गया है। वैलेट, एमएसटीसी एसेट, वोटिंग पावर और ऑन चेन एक्शन। सबसे पहले वैलेट। वैलेट पार्टिसिपेंट की ब्लॉकचेन आइडेंटिटी है। इसी वैलेट में एमएसटीसी एसेट्स होते हैं। उसके बाद आता है एमएसटीसी एसेट, यानी पार्टिसिपेंट के पास अवेलेबल इकोसिस्टम टोकन्स। ये सिर्फ डिजिटल एसेट्स नहीं है, ये गवर्नेंस पार्टिसिपेशन का फाउंडेशन भी होते हैं। अगला स्टेप है वोटिंग पावर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। वोटिंग पावर का एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफिशियल गवर्नेंस पॉलिसीज रिलीज होने के बाद डिफाइन किया जाएगा। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। वोटिंग पावर का ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना होता है। और लास्ट स्टेप है ऑन चेन एक्शन। जब गवर्नेंस ऑफिशियली ऑपरेशनल होगी तब अप्रूव्ड गवर्नेंस डिसीजंस ब्लॉकचेन पर परमानेंटली रिकॉर्ड होंगे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे। यानी गवर्नेंस का हर इंपॉर्टेंट एक्शन ट्रांसपेरेंट और वेरीफाइबल होगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी हाउसिंग सोसाइटी में मीटिंग होती है। सब लोग डिस्कशन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, लेकिन अगर उस डिसीजन का ऑफिशियल रिकॉर्ड ही ना हो तो फ्यूचर में कंफ्यूजन हो सकता है। ब्लॉकचेन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहाँ गवर्नेंस डिसीजंस ब्लॉकचेन पर परमानेंटली रिकॉर्ड होते हैं। इसीलिए ब्लॉकचेन गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों मेंटेन रहते हैं। अब बात करते हैं गवर्नेंस डैशबोर्ड की। जब किसी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में गवर्नेंस ऑपरेशनल होती है तो सिर्फ वोटिंग का ऑप्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। पार्टिसिपेंट को पूरे गवर्नेंस इकोसिस्टम की एक्टिविटी भी समझनी होती है। इसी पर्पस के लिए डाव डैशबोर्ड डिजाइन किया जाता है। डैशबोर्ड गवर्नेंस का ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। यहाँ पार्टिसिपेंट इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट गवर्नेंस मैट्रिक्स देख सकता है, जैसे एक्टिव डेलीगेट्स, यानी गवर्नेंस प्रोसेस में एक्टिव कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, वैलिडेटर्स जो ब्लॉकचेन नेटवर्क को सिक्योर रखते हैं, प्रपोजल्स यानी गवर्नेंस के लिए सबमिट किए गए सजेशंस या इंप्रूवमेंट रिक्वेस्ट्स, और वोटिंग रेट यानी गवर्नेंस प्रोसेस में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ओवरऑल लेवल। नीचे प्रपोजल लिस्ट भी दिखाई गई है, जहां प्रपोजल का नाम, करंट स्टेटस, सपोर्ट और अपोजिशन परसेंटेज और रिमेनिंग वोटिंग टाइम जैसे डिटेल्स अवेलेबल होती है। यहाँ एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है। इस डैशबोर्ड में जो प्रपोजल आईडीज और वैल्यूज दिखाई गई हैं उन्हें गवर्नेंस डैशबोर्ड के डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में समझिए। करंट गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन और लाइव गवर्नेंस एक्टिविटीज ऑफिशियल रोल आउट के बाद ही ऑपरेशनल होंगी। इस स्लाइड का मेन ऑब्जेक्टिव ये समझना है कि डाव डैशबोर्ड गवर्नेंस इंफॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंट और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। और ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही ये है कि इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वेरीफाई की जा सके। इसी वजह से गवर्नेंस डैशबोर्ड किसी भी डाव इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, डाव में डिसीजन लिया कैसे जाता है? ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में कोई भी मेजर चेंज बिना प्रोसेस के इंप्लीमेंट नहीं होता। हर इंपॉर्टेंट चेंज
एक गवर्नेंस प्रपोजल के रूप में शुरू होता है। इसी प्रोसेस को प्रपोजल लाइफ साइकिल कहा जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रपोजल सबमिट करना। अगर फ्यूचर में कम्युनिटी के पास ब्लॉकचेन को और बेटर बनाने का कोई सजेशन हो या किसी फीचर में इंप्रूवमेंट का प्रपोजल हो, तो उसे गवर्नेंस प्रपोजल के रूप में सबमिट किया जा सकता है। करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रपोजल सबमिट करने के लिए मिनिमम 200 MSTC एलिजिबिलिटी पैरामीटर मेंशन किया गया है। ऑफिशियल गवर्नेंस पॉलिसीज रिलीज होने के बाद कंप्लीट प्रोसेस डिफाइन किया जाएगा। प्रपोजल सबमिट होने के बाद वोटिंग पीरियड शुरू होता है। 7 डेज वोटिंग विंडो मेंशन की गई है। इसका पर्पस बहुत सिंपल है। हर एलिजिबल पार्टिसिपेंट को प्रपोजल पढ़ने, समझने और अपना डिसीजन देने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस हमेशा सोच समझकर चलती है। वोटिंग कंप्लीट होने के बाद भी प्रपोजल तुरंत इंप्लीमेंट नहीं होता। उसके बाद टाइम लॉक का फेज आता है। टाइम लॉक एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर होती है, यानी प्रपोजल अप्रूव होने और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बीच एक प्री डिफाइंड वेटिंग पीरियड, ताकि अगर किसी प्रपोजल में कोई टेक्निकल कंसर्न हो या कम्युनिटी को रिव्यू करने का हो, तो उसके लिए समय अवेलेबल रहे। और जब टाइम लॉक कंप्लीट हो जाता है, तब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड प्रपोजल को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है, यानी किसी इंडिविजुअल के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। रूल्स पहले से डिफाइन होते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन रूल्स के हिसाब से काम करता है। इसी ऑटोमेशन की वजह से डाओ को ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब एक सवाल आता है, अगर डाओ में कोई मैनेजर कंटिन्यूअसली डिसीजंस इंप्लीमेंट नहीं करता, तो सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है? जवाब है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉकचेन का डिजिटल रूल बुक कह सकते हैं। ये पहले से लिखे हुए रूल्स होते हैं और जब रिक्वायर्ड कंडीशंस कंप्लीट होती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसी वजह से मैन्युअल इंटरवेंशन की जरूरत बहुत कम हो जाती है। इस स्लाइड में कुछ गवर्नेंस पैरामीटर्स दिए गए हैं, जैसे प्रपोजल थ्रेशोल्ड। करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रपोजल सबमिट करने के लिए मिनिमम 200 MSTC एलिजिबिलिटी पैरामीटर मेंशन किया गया है। उसके बाद वोटिंग विंडो, यहाँ 50,400 ब्लॉक्स यानी अप्रोक्सीमेटली 7 दिन का गवर्नेंस पीरियड मेंशन है। इसका ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी को डिसीजन लेने के लिए सफिशिएंट टाइम देना है। उसके बाद टाइम लॉक डिले, यहाँ अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स का एडिशनल सिक्योरिटी पीरियड मेंशन किया गया है। ये गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन से पहले एक सेफ्टी लेयर प्रोवाइड करता है। इस स्लाइड में गवर्नर कॉन्ट्रैक्ट और स्टेकिंग इंजन कॉन्ट्रैक्ट के ब्लॉकचेन एड्रेसेस भी दिए गए हैं। इन एड्रेसेस को याद रखना जरूरी नहीं है। ये ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि डिप्लॉयड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पब्लिकली वेरीफाई किए जा सकते हैं। ब्लॉकचेन का ट्रस्ट किसी इंडिविजुअल पर नहीं होता। ब्लॉकचेन का ट्रस्ट कोड, ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन पर होता है। इसी प्रिंसिपल की वजह से डाओ गवर्नेंस ट्रेडिशनल गवर्नेंस से अलग और ज्यादा रिलायबल मानी जाती है। अब तक हमने गवर्नेंस का कंप्लीट फ्रेमवर्क समझ लिया। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, स्टेकिंग। ब्लॉकचेन की दुनिया में स्टेकिंग शब्द बहुत कॉमन है, लेकिन हर ब्लॉकचेन में स्टेकिंग का पर्पस अलग हो सकता है। कहीं स्टेकिंग नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होती है, कहीं रिवॉर्ड्स के लिए, और कहीं गवर्नेंस इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। एमएसटी डाओ इकोसिस्टम में जो स्टेकिंग पोर्टल लाइव किया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी को गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए प्रिपेयर करना है। अब सवाल आता है, स्टेक करना मतलब क्या?
सिंपल लैंग्वेज में समझिए। स्टेक करना मतलब अपने एमएसटीसी टोकन्स को गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंदर कमिट करना। यानी आप सिर्फ टोकन होल्डर बनकर नहीं रहते, बल्कि इकोसिस्टम के साथ अपनी पार्टिसिपेशन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इस स्लाइड में स्टेकिंग डैशबोर्ड दिखाया गया है। यहाँ पार्टिसिपेंट अपना अवेलेबल बैलेंस, स्टेक की गई क्वांटिटी और स्टेकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकता है। लेकिन मैं फिर एक बार एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। कई लोग स्टेकिंग देखकर बोलते हैं सर स्टेकिंग लाइव है, मतलब गवर्नेंस भी लाइव है। ऐसा नहीं है। करंट स्टेज में स्टेकिंग लाइव है, डाओ पोर्टल लाइव है, लेकिन गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन अभी फ्यूचर रोड मैप का हिस्सा है। अब आते हैं डाओ के एक और इंपॉर्टेंट फीचर पर, डेलीगेशन। सब लोग ब्लॉकचेन को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हर पार्टिसिपेंट के पास हर प्रपोजल को पढ़ने, उसका टेक्निकल एनालिसिस करने और हर वोटिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का टाइम हो, ये जरूरी नहीं है। इसी सिचुएशन के लिए डाओ सिस्टम्स में डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। डेलीगेशन का सिंपल मतलब है, अगर गवर्नेंस फ्रेमवर्क एलो करता है तो पार्टिसिपेंट अपनी गवर्नेंस पार्टिसिपेशन किसी ट्रस्टेड डेलीगेट को असाइन कर सकता है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। डेलीगेशन का मतलब अपने एमएसटीसी टोकन्स किसी और को देना नहीं होता। ओनरशिप हमेशा ओरिजिनल वैलेट ओनर के पास ही रहती है। वैलेट भी आपका रहता है, प्राइवेट कीज भी सिर्फ आपके पास रहती हैं। सिर्फ गवर्नेंस पार्टिसिपेशन का रिप्रेजेंटेशन डेलीगेट के थ्रू हो सकती है। यानी एसेट्स आपके, वैलेट आपका, ओनरशिप आपकी, बस गवर्नेंस पार्टिसिपेशन का मैकेनिज्म अलग हो सकता है। इसी वजह से डेलीगेशन को डाओ गवर्नेंस का एक प्रैक्टिकल फीचर माना जाता है। ये उन पार्टिसिपेंट्स के लिए यूजफुल हो सकता है जो इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हर गवर्नेंस एक्टिविटी में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो पाते। ऑफिशियल डेलीगेशन प्रोसेस और उसके कंप्लीट रूल्स गवर्नेंस पॉलिसीज के साथ क्लियरली डिफाइन किए जाएंगे। अब एक और सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए आप किसी और को डेलीगेट नहीं करना चाहते, आप खुद गवर्नेंस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या होगा? इसी कॉन्सेप्ट को सेल्फ डेलीगेशन कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है पार्टिसिपेंट अपनी गवर्नेंस पार्टिसिपेशन खुद रिप्रेजेंट करें, किसी दूसरे डेलीगेट की जरूरत ना हो। यानी अगर फ्यूचर गवर्नेंस फ्रेमवर्क में सेल्फ डेलीगेशन अवेलेबल होता है तो पार्टिसिपेंट डायरेक्टली गवर्नेंस प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है। इस कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव पार्टिसिपेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देना है। अगर कोई ट्रस्टेड डेलीगेट चूज करना चाहे तो उसके लिए ऑप्शन हो, और अगर कोई खुद पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल हो। ये ब्लॉकचेन गवर्नेंस की मेच्योरिटी को दिखाता है, क्योंकि हर पार्टिसिपेंट की नॉलेज, एक्सपीरियंस और अवेलेबिलिटी अलग हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, चाहे डेलीगेशन हो या सेल्फ डेलीगेशन, ओनरशिप कभी भी चेंज नहीं होती। पार्टिसिपेंट का वैलेट हमेशा उसके कंट्रोल में ही रहता है। डाओ गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पार्टिसिपेशन बढ़ाना नहीं, रेस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। इसीलिए अवेयरनेस और एजुकेशन गवर्नेंस के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। अब हम डाओ का सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब लोग पहली बार डेलीगेशन के बारे में सुनते हैं तो उनके माइंड में एक कॉमन डाउट आता है, सर अगर मैं किसी डेलीगेट को चूज करूंगा तो क्या मेरे एमएसटीसी टोकन्स उसके वैलेट में चले जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसी बात को ये स्लाइड एक्सप्लेन करती है। डाओ में डेलीगेशन का मतलब एसेट ट्रांसफर नहीं होता,
डेलीगेशन का मतलब सिर्फ वोटिंग पावर का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर है। एक दिन सोसाइटी की मीटिंग है, लेकिन किसी पर्सनल रीजन की वजह से आप उस मीटिंग में नहीं जा पा रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से एक ट्रस्टेड मेंबर को बोलते हैं, मेरी तरफ से मीटिंग अटेंड कर लेना। क्या इसका मतलब यह है कि आपने अपना घर उसके नाम कर दिया? बिल्कुल नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिया है। ओनरशिप आज भी आपकी ही है। डाओ में भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है। आपके एमएसटीसी टोकन्स आपके वैलेट में ही रहते हैं। प्राइवेट की सिर्फ आपके पास रहती हैं। वैलेट का कंप्लीट कंट्रोल सिर्फ आपके पास रहता है। डेलीगेट को सिर्फ गवर्नेंस पार्टिसिपेशन का ऑथराइजेशन मिलता है। एसेट का कंट्रोल कभी नहीं मिलता। इसी वजह से स्लाइड में क्लियरली मेंशन किया गया है, डेलीगेट प्रॉक्सीज आर नेवर गिवन कीज और एसेट कंट्रोल। यानी डेलीगेट ना आपका वैलेट एक्सेस कर सकता है, ना टोकन ट्रांसफर कर सकता है, ना प्राइवेट की देख सकता है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि अगर फ्यूचर में आपको लगे कि जिस डेलीगेट को आपने चूज किया था अब उसके थ्रू पार्टिसिपेट नहीं करना, तो गवर्नेंस फ्रेमवर्क के रूल्स के हिसाब से आप अपनी डेलीगेशन को चेंज या रिवोक भी कर सकते हैं। यानी फाइनल कंट्रोल हमेशा पार्टिसिपेंट के पास ही रहता है। इसीलिए डाओ इकोसिस्टम में एक बहुत अच्छी लाइन कही जाती है, डेलीगेट द वॉइस नेवर द ओनरशिप। इस एक सेंटेंस में पूरा डेलीगेशन कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। वोटिंग पावर रिप्रेजेंट हो सकती है, लेकिन एसेट ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं होती। और इसी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की वजह से डाओ गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट भी रहती है और पार्टिसिपेंट्स का ट्रस्ट भी बना रहता है। अब तक हमने डाओ के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। अब एक बार पूरे इकोसिस्टम को एक साथ देखते हैं। किसी भी सक्सेसफुल ब्लॉकचेन गवर्नेंस सिस्टम को सिर्फ एक फीचर से नहीं बनाया जा सकता। ये कई कंपोनेंट्स को मिलाकर तैयार होता है। सबसे पहले कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी ही ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद वैलेट आता है। वैलेट पार्टिसिपेंट्स की डिजिटल आइडेंटिटी होती है। फिर गवर्नेंस टोकन्स का रोल आता है। यही गवर्नेंस पार्टिसिपेशन का फाउंडेशन बनते हैं। उसके बाद स्टेकिंग और डेलीगेशन जैसे मैकेनिज्म्स इकोसिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रपोजल सिस्टम ब्लॉकचेन में नए आइडियाज और इंप्रूवमेंट्स लाने का स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस प्रोवाइड करता है। वोटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि गवर्नेंस प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और प्रीडिफाइंड रूल्स के हिसाब से चले। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव्ड डिसीजंस को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करते हैं। यानी किसी इंडिविजुअल के डिसीजन से नहीं, सिस्टम के प्री डिफाइंड रूल्स के हिसाब से गवर्नेंस ऑपरेट करती है। इसी वजह से डाउ इकोसिस्टम ट्रस्ट को इंडिविजुअल से हटाकर टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी पर शिफ्ट करता है। एमएसटी ब्लॉकचेन भी इसी डायरेक्शन में अपना गवर्नेंस फ्रेमवर्क डेवलप कर रहा है। आज हम उस फाउंडेशन को समझ रहे हैं और कल इसी फाउंडेशन पर गवर्नेंस इकोसिस्टम बिल्ड होगा। अब एक बार फिर करंट पोजीशन को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में एमएसटी ब्लॉकचेन मेननेट सक्सेसफुली लाइव है। डाओ पोर्टल लाइव है। डाओ स्टेकिंग लाइव है। कम्युनिटी ऑनबोर्डिंग चल रही है। लेकिन ऑफिशियल डाओ गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन अभी शुरू नहीं हुई है। एक्सपेक्टेड रोड मैप के मुताबिक नवंबर तक सारे नोड्स एक्टिवेट होने की प्लानिंग है। इसी पीरियड में फर्स्ट हैल्विंग भी एक्सपेक्टेड है। इन दोनों मेजर माइलस्टोन्स के बाद गवर्नेंस पॉलिसीज ऑफिशियली रिलीज होंगी।
उसके बाद प्रपोजल सिस्टम, वोटिंग फ्रेमवर्क, डेलीगेशन रूल्स और बाकी गवर्नेंस फीचर्स ग्रेजुअली ऑपरेशनल होंगे। इसीलिए अगर कोई पूछे डाउ शुरू हुआ या नहीं, तो सही जवाब होगा डाउ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, डाउ पोर्टल और डाउ स्टेकिंग लाइव है, गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन और ऑफिशियल गवर्नेंस पॉलिसीज अभी आनी बाकी हैं। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लॉकचेन इकोसिस्टम रोड मैप के हिसाब से ग्रो करता है। हर फेज का अपना ऑब्जेक्टिव होता है और आज हम प्रिपरेशन फेज का हिस्सा है। जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतनी ही स्ट्रांग गवर्नेंस फ्यूचर में बनेगी। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डाओ को सक्सेसफुली कौन बनाता है, टेक्नोलॉजी या कम्युनिटी? मेरा जवाब है दोनों। टेक्नोलॉजी बिना कम्युनिटी के सक्सेसफुल नहीं हो सकती और कम्युनिटी बिना प्रॉपर टेक्नोलॉजी के सस्टेनेबल नहीं हो सकती। डाओ का मतलब सिर्फ वोटिंग राइट्स नहीं होते, डाओ का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। रेस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट कभी भी बिना समझे किसी प्रपोजल को सपोर्ट या अपोज नहीं करता। वो पहले प्रपोजल को पढ़ता है, उसका ऑब्जेक्टिव समझता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को एवेल्युएट करता है और फिर अपना डिसीजन लेता है। इसी तरह से एक मेच्योर गवर्नेंस इकोसिस्टम डेवलप होता है। डाओ का पर्पस आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करना नहीं, बेटर डिसीजंस लेना है। और बेटर डिसीजंस तभी आते हैं जब कम्युनिटी एजुकेटेड हो। इसलिए नॉलेज ही डाओ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जो पार्टिसिपेंट आज सीख रहा है वही कल रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का हिस्सा बनेगा। इसीलिए हर पार्टिसिपेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्टेकिंग करना या पोर्टल यूज करना नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन को समझना भी है। नॉलेज के बिना गवर्नेंस सिर्फ वोटिंग बन जाती है, नॉलेज के साथ गवर्नेंस इकोसिस्टम की प्रोग्रेस बन जाती है। दोस्तों, आज हमने सिर्फ डाओ का फुल फॉर्म नहीं सीखा, हमने ब्लॉकचेन गवर्नेंस का कंप्लीट फाउंडेशन समझा। हमने समझा कि डाओ की जरूरत क्यों पड़ती है, वैलेट ब्लॉकचेन की आइडेंटिटी क्यों होता है, गवर्नेंस टोकन्स का रोल क्या होता है, प्रपोजल कैसे प्रिपेयर होता है, वोटिंग प्रोसेस किस तरह स्ट्रक्चर्ड होता है, टाइम लॉक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नेंस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाते हैं, स्टेकिंग और डेलीगेशन का पर्पस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट एमएसटी ब्लॉकचेन का करंट डाओ फेज क्या है। मैं एक बार फिर क्लियर करना चाहता हूं, आज डाओ पोर्टल लाइव है, डाओ स्टेकिंग लाइव है, कम्युनिटी ऑनबोर्डिंग चल रही है। एक्सपेक्टेड रोड मैप के मुताबिक नवंबर में हैल्विंग के बाद गवर्नेंस पॉलिसीज रिलीज होंगे। उसके बाद डाओ गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन का ऑपरेशनल फेज ग्रेजुअली शुरू होगा। इसलिए आज का सबसे बड़ा मैसेज सिर्फ इतना है, प्रिपरेशन टुडे, गवर्नेंस टुमारो। अगर हम आज टेक्नोलॉजी को समझ लेंगे तो कल गवर्नेंस में कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ब्लॉकचेन का फ्यूचर सिर्फ डेवलपर्स नहीं बनाते, वैलिडेटर्स नहीं बनाते, कंपनी भी अकेली नहीं बनाती। ब्लॉकचेन का फ्यूचर उसकी कम्युनिटी बनाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि एमएसटी कम्युनिटी नॉलेज, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस इकोसिस्टम को और भी मजबूत बनाएगी। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने ध्यान से इस सेशन को सुना। अगर आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसी नॉलेज को अपनी टीम के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।